कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का वही आगे पोर्शन बढ़ा रहे हैं, इनर्शिया। ठीक है, आज हम लोग चालू करते हैं। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया को हम लोग जड़त्व कहते हैं। ठीक, तो जड़त्व किसी भी वस्तु के क्या होता है, उसके द्रव्यमान का एक गुण होता है। जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। जड़त्व हम कह सकते हैं क्या, नेचर का ही गुण कह सकते हैं। प्रकृति में हर चीज़ अपने परिवर्तन का विरोध करती है। तो जड़त्व या इनर्शिया एक प्रकार का क्या है, उसका लेजीनेस है, हम जिसको कहते हैं आलस्यपन, कि जो जहाँ पड़ा वैसे पड़ा रहना चाहता, चल रहा तो चलता रहना चाहता है। वो हमेशा अपने उस परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। कौन सा परिवर्तन? वो जिस हाल में है उसी हाल में रहना चाहता है, वो अपने आप को परिवर्तित करना ही नहीं चाहता। इसी को गैलीलियो ने सर्वप्रथम पकड़ा था और उन्होंने क्या बताया कि कोई वस्तु जैसे अगर रुकी हुई है, रखी हुई है, तो कभी भी गति में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये इनर्शिया जड़त्व का गुण है। कौन सा गुण है? कि अगर ये रुकी है तो रुकी रहेगी। कब तक रुकी रहेगी? जब तक हम इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे, तब तक इसकी अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और ये अनंत काल तक रहेगी। इसके पहले ये माना जाता था कि केवल जो है मतलब रुकी हुई ही चीज को चलाने के लिए हमको बाहरी बल लगाना पड़ता था, लेकिन वास्तव में बाद में गैलीलियो ने सिद्ध किया नहीं, चलती हुई चीज को भी वो अनंत काल तक चलती रहेगी जब तक उसको आउट ऑफ फोर्स बाहरी बल लगाकर रोका ना जाए। लेकिन अरस्तु इसके विपरीत मानते थे। वो क्या कहते थे? क्योंकि वो अरस्तु क्या थे, एक दार्शनिक थे। वो देखते थे जो और उसी को लिख देते थे। उन्होंने वो क्या देखते थे कि कोई चीज चल रही और कुछ समय बाद रुक जाती। हम लोग भी सामान्य अवस्था में देखते, गेंद को लुढ़का देते, कुछ समय तक चलती फिर रुक जाती। लेकिन गैलीलियो ने बाद में पाया कि नहीं, ये क्या है, अगर कोई चीज चल रही तो हमेशा चलती रहेगी और रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। क्यों? कहा कि हर चीज की अपने एक जड़त्व का क्या होता है, गुण होता है। जड़त्व क्या है कि वो अपने परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती। फिर जड़त्व निर्भर किस पर करता है? हम क्या देखते हैं, हल्की चीज को चलाने के लिए हमको कम धक्का लगाना पड़ता है, कम फोर्स लगाते हैं। भारी चीज को चलाने के लिए हमको और बल लगाना पड़ता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि उसका जब द्रव्यमान, उसका साइज बढ़ने लगता है, द्रव्यमान बढ़ने लगता है, तो हमको बाहरी फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। तो हमको क्या समझ में आया कि उसका जड़त्व बढ़ता जा रहा है। किसके कारण? द्रव्यमान के कारण। तो हमने नियम क्या बना लिया कि किसी भी वस्तु का जड़त्व क्या होता है, उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा, उसका इनर्शिया या जड़त्व उतना है ज्यादा। ठीक है, तो आप लोग जड़त्व जान गए। जड़त्व क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप होती है। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी भी वस्तु के क्या होती है, वस्तु के द्रव्यमान की माप होती है। ठीक है, द्रव्यमान की माप होती है। हम अभी जो है द्रव्यमान और भार का अंतर भी समझा देंगे, लेकिन अभी हम इतने देखते हैं। फिर गैलीलियो का पहला नियम क्या था कि कोई वस्तु, गैलीलियो ने, न्यूटन का जो पहला नियम पहले गैलीलियो बताए थे। गैलीलियो ने क्या बताया था कि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी। कोई भी वस्तु क्या अगर विराम में है तो किस में रहेगी? विराम में रहेगी। विराम को हम लोग रेस्ट कहते हैं। ठीक है, और अगर गति में है तो किस में रहेगी? गति में। ठीक, गति में है तो गति में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई आउट ऑफ फोर्स ना लगाया जाए। ठीक, आउट ऑफ फोर्स अर्थात बाहरी बल या बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक, ये किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था। इसके बाद न्यूटन ने क्या लिखी? अपनी बुक प्रिंसिपिया लिखी और उसमें सबके नियमों को मिला जुलाकर संकलन किया और उसको जो गैलीलियो का जड़त्व का नियम था, इसके नियम को कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम। मैंने बता दिया जड़त्व क्या है, किसी भी द्रव्यमान की माप होती है। फिर न्यूटन ने पहले नियम में क्या बताया? वही जो गैलीलियो का प्रथम नियम था। क्या बताया? कोई वस्तु जब विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ठीक है, इसके बाद न्यूटन का दूसरा नियम मैं पहला आपको बता ही चुका हूं। मैं फिर पहले नियम के बहुत सारे एग्जाम्पल प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे तो जड़त्व, इसमें 3 प्रकार का आप लोग पढ़ेंगे। एक होता है विराम का जड़त्व। उदाहरण में हम लोग कौन से पढ़ेंगे? विराम का जड़त्व, इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक, क्या कहते हैं हम लोग? इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, ये हो गया पहला। फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गति का जड़त्व। मैंने भी बता दिया, आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। कोई चीज गति में है तो गति में रहेगी, विराम है तो विराम में रहेगी। गति में है तो गति में रहेगी, तो उसके कौन सा जड़त्व है? गति का जड़त्व। इसको क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक, तीसरा जड़त्व आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
दिशा का जड़त्व। ठीक है, तीसरा आप लोग कौन सा होता है, दिशा का। हम तीनों के एग्जाम्पल आपको बता देंगे। तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व मतलब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। ठीक, इन पे एग्जाम्पल प्रश्न आते हैं, बाकी परिभाषा लिखने तो आएगी नहीं क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करते हैं। तो जो विराम के जड़त्व हैं इसके कौन कौन से प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न यही आता है कि किसी पेड़ को हिलाने पर उसके जो है फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। दूसरा आता है कि रुकी हुई बस के अचानक चल देने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो देखो मैं पहला एग्जांपल समझा दे रहा हूँ, नॉर्मल से कंडीशन कि जब बताते हैं कि किसी भी पेड़ की टहनी के हिलाने पर फल नीचे गिरते हैं, क्यों कहते हैं जब टहनी को हिलाते हैं, जब नहीं हिलाते हैं तब टहनी और ये मान लीजिए फल लटका हुआ है, फल पहले गिर गया नीचे, तो टहनी और फल दोनों क्या होते हैं, विराम में होते हैं। जब हम टहनी को हिलाते हैं तब क्या होता है, टहनी गति में आ जाती और ये किस में रहना चाहेगी, फल किस में रहना चाहेंगे, विराम में। और जब ये विराम में रहना चाहेगा और ये गति में आएगा तो क्या होगा, अलग हो जाएगा और फल नीचे गिर जाएगा। ठीक, तो ये विराम और गति के कारण होता है। दूसरा कि रुकी हुई बस पे अगर यात्री बैठे हुए हैं, मान लीजिए आप बस में बैठे हुए हैं तो आप भी विराम में, बस भी विराम में। बस अचानक से चली तो हम क्या करते हैं, बस पे पूरा तो चिपक के बैठते नहीं, बैठे होते तो क्या नीचे का भाग हमारा बस के संपर्क में होता है। तो जब बस चलती है तो नीचे का भाग गति में आता है और हम ऊपर विराम में होते हैं। नीचे के भाग किस में आता है, गति में आ गया, हम विराम में। जब हम ऊपर का भाग विराम में और नीचे का गति में, तो क्या होता है, हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो देखो इनर्शिया आप किसका, विराम में ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होगा कि किसी भी वस्तु के क्या होगा, किसी भी वस्तु के मतलब बस के चल देने पर क्या होगा, यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, अब इसी का हम इनर्शिया ऑफ मोशन देख लें। गति के जड़त्व में क्या होता है, हम बैठे हुए, हम भी बैठे हैं और बस भी 70 की रफ्तार से चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं उसमें बैठे हुए। अब बस ने अचानक ब्रेक मारी, बस के संपर्क में हमारे नीचे का भाग होता है, वो तुरंत किस में आएगा, रेस्ट में आएगा। लेकिन ऊपर का भाग क्या करता है, गति करता होता है, तो ऊपर का तुरंत कहाँ होता है, आगे की ओर झुक जाता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है, हम आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब वो विराम में होती, दोनों चीजें चल देती, तब क्या होता है, पीछे की ओर। ठीक, ये देखा होगा, कभी कभी बहुत ज्यादा तेजी से मार दे तो हम शीशा विंडो तोड़ के आगे नीचे भी गिर सकते हैं, ऐसा भी होता है मूवी वगैरह में। तीसरा और भी देखो, विराम का जड़त्व और गति के जड़त्व के और उदाहरण आते हैं। जैसे कहते हैं कि जब चलती हुई गाड़ी से कूदने पर, जब चलती ही गाड़ी चल रही तो हम भी उसके अंदर चल रहे हैं, तो कौन सा उदाहरण होगा, गति के जड़त्व का। इसमें क्या होगा, चलती हुई गाड़ी से अचानक कूदने पर यात्री गिर क्यों जाता है, पीछे की ओर। तो देखो कारण क्या हुआ, जैसे ही हम मान लीजिए बस ट्रेन चल रही, हम भी उसी की रफ्तार से चल रहे हैं, हम कूदते हैं तो क्या होता है कि हम भी गति में होते हैं ट्रेन की रफ्तार के हिसाब से। लेकिन जैसे ही हम संपर्क में अर्थ के आते हैं, हम तुरंत किस में आ जाते हैं, विराम में। विराम में कौन सा भाग आता है, जो संपर्क में आएगा, ऊपर का भाग तो भी गति में होता है। तो जैसे हम नीचे संपर्क में आए, नीचे विराम में आए, और ऊपर सिर वगैरह हमारा क्या होगा, गति में होगा। अगर 20-30 की रफ्तार में होंगे संभल जाएंगे, ज्यादा की रफ्तार में तो आपके जड़त्व का गुण आपको संभलने नहीं देगा, और आप आगे अपना जो है क्या थोड़ा लिखेगा आगे, मतलब जो है गिर जाएंगे, आपका सिर फट भी सकता है, चोट भी लग सकती है। दूसरा क्या देखते हैं कि मतलब कि चलती हुई गाड़ी को पकड़ने के लिए, है ना, हम लोग उसके दिशा में ही क्यों भागते हैं, क्योंकि अगर जब हम उसी दिशा में भागते हैं तो हम भी उसकी रफ्तार को पकड़ लेते हैं और हमारे दोनों गुण क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, जिससे हमको गिरने के चांस नहीं होते। और दूसरा, कभी कभी कूदते समय आपको बताते हैं कि ट्रेन चल रही, आपको अगर कूदना है तो जब कूदेंगे तो क्या होंगे, जिस दिशा में हम कूदते हैं उसी दिशा में हमको भागना चाहिए। क्योंकि हम तुरंत रेस्ट में ना आए, हमारी जो कंडीशन है वो तुरंत चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे ही हम कूदते हैं और कूदे और उसी दिशा में भागने लगेंगे तो हम तो रेस्ट में आए ही नहीं, हम नीचे संपर्क में आते हुए भाग रहे हैं। तो अगर सामान्य गति है उसमें ऐसा कर रहे हैं तो बचाव हो जाता है। ठीक है, और अगर कूद के एकदम से रुक जाएंगे तो तुरंत क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो वेंडर वगैरह जो बेचने वाले होते हैं वो अनुभवी होते हैं ना, कूदते समय या चढ़ते समय सब इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और बच जाते हैं, सामान्य यात्रियों को चोट भी लग सकती। फिर अगला गति के उदाहरण हमको समझ में आ गए। फिर होता तीसरा दिशा का जड़त्व। इसमें भी एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि जैसे किसी कार मान लीजिए सीधे चल रही तो आप भी चल रहे हैं, लेकिन कार अचानक अपनी दिशा जब मोड़ती है तो हम उसकी डायरेक्शन में ही अगर ना मुड़े तो कभी कभी मान लीजिए दरवाजा खुला हुआ है तो हम बाहर की ओर क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि ये जब देखो गति का पहला नियम क्या कहता है, विराम में है, विराम में रहेंगे, चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, इस पे बैठा पैसेंजर भी चलता रहेगा। लेकिन ये जब मुड़ा हम
तो गाड़ी मुड़ी ना, हम तो उसकी डायरेक्शन में ही चल रहे थे। अब क्या हुआ, ये ऐसे मुड़ी और दरवाजा खुला हुआ था, हम ऐसे बाहर निकल रहे हैं। ऐसा होता है कार का अगर दरवाजा, या जैसे कार के अंदर जब गाड़ी मुड़ती तो हम दरवाजे की तरफ लड़ने लगते हैं ना, फिर अपने आप को सीट बेल्ट लगा के संभालते हैं। तो ये कौन सा जड़त्व है, दिशा का जड़त्व। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम हो गया। फिर न्यूटन के प्रथम नियम के हम लोग उदाहरण देख चुके हैं। फिर अगले नियम की ओर आते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम है कि जब भी किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है ना, वो भी उस पर इनर्शिया डिपेंड करता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया, न्यूटन का दूसरा नियम देखेंगे। न्यूटन का दूसरा नियम देखो, इन पे उदाहरण पे सवाल बहुत सारे आते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु पर आरोपित बल, हम मान लीजिए किसी भी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, अगर ये हल्का है, द्रव्यमान कम है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा बल, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो ज़्यादा बल लगाएंगे। तो इसका द्रव्यमान के बढ़ने से हमको लगाया गया बल बढ़ाना पड़ता है, और एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ाने पड़े तो कौन सा संबंध आता है, अनुक्रमानुपाती। तो किसी भी वस्तु पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और अनुक्रमानुपाती को हम ऐसे दिखाते हैं, ये क्या वस्तु का द्रव्यमान है, ये लगाया गया आरोपित बल है, ठीक है। तो एफ क्या है, आरोपित बल है, इसको हम क्या कहेंगे, आरोपित बल। और ये क्या है, वस्तु का द्रव्यमान। तो किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल क्या होता है, उस वस्तु के द्रव्यमान के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। दूसरा, हमको पता है कि हम अगर इस पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ज़्यादा तेज चलेगी, अर्थात इसके वेग में परिवर्तन ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा वेग में परिवर्तन होगा अर्थात इसमें त्वरण उतना ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो हमको दूसरी क्या अच्छी समझ में आती है कि आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण, क्या, उस वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण है उसके भी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। फिर हम जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो F इक्वल टू क्या आता है, ma आता है। इसके बाद हम प्रोपोर्शनल का मार्क हटाते तो कोई ना कोई नियतांक आता है, बचपन में आप लोग पढ़ते थे, और इस नियतांक को हम लोग 1 प्रूव कर लेते हैं। तो इसकी जगह हम 1 रखेंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा, ma। यही न्यूटन का क्या है, दूसरा नियम है। तो न्यूटन का दूसरा नियम कि किसी भी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि किसी भी वस्तु पर, लिखना भी नहीं, कोई काम का नहीं, हमको केवल इसके एग्जांपल चाहिए कि किसी भी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। सवाल यही कि क्रिकेट मैच होते समय हम क्या करते हैं कि खिलाड़ी क्या करता है, अपने हाथों को पीछे खींच लेता है, ठीक है। और क्यों पीछे खींच लेता है, या दूसरा उदाहरण आ जाता है कि ऊंची कूद होते समय हम नीचे जो है क्या लगा देते हैं, बालू वगैरह या कुछ डाल देते हैं कि जिससे थोड़ा समय ज़्यादा ले। इन पे कुछ एग्जाम्पल आते हैं। बाकी इसका एक चीज़ और आ जाता है कि न्यूटन के दूसरे नियम से पहले नियम का अगर कोई सत्यापन पूछे पहले नियम पर कि न्यूटन का दूसरा नियम पहले नियम को कैसे सत्यापित करता है, तो आप लोग देखिएगा F बराबर क्या होता है, ma होता है। और हमको पता है A क्या होता है, त्वरण, आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, और इसको पढ़े थे डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ठीक, हमने ऐसा देखा। इसके बाद F, अच्छा, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान तो शून्य हो ही नहीं सकता, तो हम इसको तो शून्य नहीं कर सकते। हम कह दें उसमें वेग परिवर्तन क्या है, शून्य। हम कहते हैं वेग परिवर्तन शून्य, हम इसकी बात नहीं कर रहे। हमने कहा उस पर हम कोई भी बल नहीं लगा रहे, बल नहीं लगाएंगे तो F कितना हो सकता है, 0। F 0 हो जाएगा तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T क्या दिखाएगा, 0। डेल्टा T इधर हो जाएगा 0, और डेल्टा V क्या है, वेग में परिवर्तन, अर्थात कि किसी भी वस्तु पर बल कितना हो, शून्य हो, नेट फोर्स कितना हो, शून्य हो, तो उसके क्या होगा, वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि किसी भी वस्तु पर कोई भी बल आरोपित नहीं, या ऐसे कह दिया है कुल बल, नेट बल उस पर शून्य है, तो उसमें वेग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो आपको यहाँ नजर आ रहा है वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, और अगर वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं तो त्वरण कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। लेकिन वृत्तीय चाल की कंडीशन अलग है, इसको हम बाद में समझाएंगे। इसके बाद न्यूटन का दूसरा नियम हो गया। फिर न्यूटन का तीसरा नियम आता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उसके पहले हम लोग इसका मात्रक देख लेते हैं। बल का मात्रक आप सबको पता है क्या होता है, बल का मात्रक, बल का MKS सिस्टम। MKS सिस्टम मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था, है ना। क्या होता है ये, क्या होता है, मास मीटर किलोग्राम और सेकेंड, है ना। तो इसके आधार पर डिपेंड करता है। MKS सिस्टम में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन, ठीक है।
एम के सिस्टम में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और इस न्यूटन को हम दूसरे तरीके से लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे, एम ए से देखें, मास को क्या लिखते हो, किग्रा लिखते हो, और एक्सीलरेशन का मात्रक हम लोग पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दूसरा मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। सीजीएस सिस्टम में सीजीएस क्या होता था, ये सेंटी, है ना, ग्राम और सेकेंड। तो सीजीएस सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में इसका मात्रक डाइन होता है, डाइन, राक्षसी वाला नहीं ना, इसको डाइन वैज्ञानिक थे उनके संबोधन में लिया गया है। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, डाइन होता है, ठीक। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम लोग अगले न्यूटन के तीसरा नियम पे आते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस पे बहुत एग्जाम्पल, इसके उदाहरण पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव, है ना। तो कौन कौन से, न्यूटन का तीसरा नियम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम है, ठीक है। तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन इसको कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, कि हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है ना, हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो तीसरा नियम क्या कहता है कि हम किसी भी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वो वस्तु उतना ही बल, उतनी ही मात्रा का बल विपरीत दिशा में लगाएगी, ठीक, समझ में आ ही गया होगा। विपरीत दिशा में, चूंकि सदिश राशि है इसलिए अगर विपरीत दिशा में तो चिन्ह विपरीत होगा बस। अगर हम किसी भी वस्तु पर FAB बल आरोपित करते हैं तो वो बराबर मात्रा में, लेकिन चिन्ह कैसा होगा, विपरीत, है ना, FBA बल आपकी दिशा में लगाएगी, ठीक है। ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हम वेक्टर के चिन्ह के द्वारा इसको दिखा सकते हैं। अर्थात हर क्रिया की क्या होती, प्रतिक्रिया होती। तीसरे नियम पे बहुत सारे उदाहरण पूछे जाते हैं, जैसे रॉकेट का उड़ना, है ना, रॉकेट किस नियम पे उड़ता है, इसी के नियम पे। हवाई जहाज इस पे ना उड़ा देना, वो बर्नौली के नियम से उड़ता है। हवाई जहाज किसके सिद्धांत पे उड़ता है, बर्नौली की प्रमेय से, ठीक है। लेकिन रॉकेट किसके सिद्धांत पे उड़ता है, न्यूटन के तीसरे, क्रिया और प्रतिक्रिया। आप जो है दिवाली में भी जो छोटी रॉकेट भी उड़ाते हैं वो भी किस नियम से उड़ती है, क्रिया प्रतिक्रिया। उसके अंदर बारूद भरा होता है, वो बारूद पीछे बहुत तेजी से छूटता है, वो जितनी तेजी से बल लगा के पीछे छूटता है रॉकेट को उतनी तेजी से आगे की ओर फेंकता है। दूसरा उदाहरण पूछ लेता है कि नदी में तैरते समय हम लोग किसके नियम से, किसका नियम होता है, इस नहीं का, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया क्या, क्रिया हमको लोग क्या, एक्शन हमारा क्या होता है, हम पानी को पीछे हाथ पैर से धकेलते हैं और पानी हमको आगे धकेलता है, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तीसरा, हम लोग जमीन में चलते समय भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन करते हैं। हमारी क्रिया क्या होती है, हम अपने पैर से जमीन को पीछे धकेलते हैं, जमीन हमको उतने ही बल से आगे की ओर फेंकती है। तो हम लोग भी जमीन पे किसके नियम से चलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। इसका और उदाहरण पूछा जाता है कि नाव सवार पे, अगर नाव पे बैठा खड़ा आदमी नाव से कूद के बाहर जब निकलता है तो नाव पीछे की ओर क्यों जाती, क्यों, क्योंकि हमको आगे निकलने के लिए हम क्या करते हैं, नाव को पीछे धकेलते हैं, और नाव को जब हम पीछे धकेलते हैं तो नाव हमको उतनी तेजी से आगे की ओर फेंक देती, ठीक। और इसके बाद इसका और उदाहरण पूछ लिया जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं जिनमें क्या होगा कि हर एक्शन का विपरीत में क्या होता है, रिएक्शन होता है, ठीक। तो जो भी आपका आएगा आप लोग इसमें आराम से कर लेंगे। इसके बाद द्रव्यमान और भार में थोड़ा सा अंतर बता दें, आप लोग को कंफ्यूजन ना बना रहे कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि द्रव्यमान जिसको क्या कहते हैं, मास कहते हैं, और भार को हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। भार को क्या कहते हैं, भार को हम लोग वेट कहते हैं। तो देखो द्रव्यमान क्या होता है कि किसी भी वस्तु की उसकी क्वांटिटी होती है, उसका परिमाण होता है। परिमाण क्या, इसके अंदर कितने मात्रा में मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं, इसकी मात्रा कितनी, ये इसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान एक प्रकार का क्या है, जड़त्व की माप है, ठीक है। तो भार क्या होता है, भार यह होता है कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी किस बल से अपनी ओर खींचती, क्योंकि हम अर्थ की बात करेंगे। अर्थ पे वो ग्रेविटी, अर्थ में कौन सा फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। अर्थात पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचे रहती, अर्थात पृथ्वी जिस बल से जिस वस्तु को खींचे हुई है वो उसका क्या कहलाती, भार कहलाती। तो भार एक प्रकार का बल है, कौन सा बल है, जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वो उसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है, ठीक है। तो इसके बाद इसका भी मात्रक क्या होता है, इसके मात्रक को हम लोग लिख लेते हैं केजी, वेट लिख लेते हैं, या न्यूटन भी लिखते हैं, या न्यूटन लिखते हैं, ठीक है। इसको किग्रा भार भी लिखते हैं या
न्यूटन भी लिखते हैं। ठीक है, तो भार एक प्रकार का बल ही होता है जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो यहाँ तक कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कौन सा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। बहुत सारे इस यूनिवर्स में कितने फंडामेंटल फोर्स हैं इस पर डिपेंड करता है। देखो न्यूटन ने क्या बताया 1686 में कि हर पदार्थ का कण इस यूनिवर्स में प्रत्येक कण एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, वो किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो उसके सापेक्ष में उन्होंने बताया हर कण मिलकर क्या बनाएंगे, पिंड बनाएंगे। एक पिंड अगर ए है, दूसरा पिंड क्या है, बी है, इन दोनों का सेंटर, इनके सेंटर केंद्रों को मिलाने वाली रेखा अगर ये है, अलाइन टू सेंटर, अर्थात इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ये है, और इनके बीच की दूरी कितनी हो, अगर r हो, अगर पहले का द्रव्यमान m1 हो, दूसरे का द्रव्यमान m2 हो, तो इनके बीच एक बल लगता है, और वो बल कैसा होता है, आकर्षण प्रवृत्ति का होता है। किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। और इसके माप को उन्होंने किस पर बताया, किस पर निर्भर करता है ये उन्होंने बताया कि जो इनके द्रव्यमान है, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती हमने चिन्ह बनाया। फिर बताया जो इनकी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के क्या होती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका बहुत बढ़िया रोचक कहानी है कि इन्होंने इसको कहाँ से लिया था, केपलर के नियम से लिया था। और केपलर का नियम केंद्र बल का क्या होता है, mv²/r। यहाँ से कुछ उन्होंने गणितीय क्रियाएं करके सॉल्व की। आसान सा है लेकिन आपको कोई ज़रूरत अभी नहीं है, तो इसलिए हम नहीं बताएंगे। न्यूटन के तीसरे केपलर का नियम अभी हम बता रहे हैं आगे। t² प्रोपोर्शनल ए क्यूब है ना, इस पर भी इन्होंने लिया था। तो हम इसको बाद में करते हैं। न्यूटन के केपलर के नियम पे इन्होंने लिया था, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को जो हम लोग मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान क्या बन जाएगा, r² बनेगा, क्योंकि ये अपान में था। अब बताओ, जब भी हम प्रोपोर्शनल का मार्क हटाते हैं कोई ना कोई क्या आता है, नियतांक आता है, कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, g, कैपिटल G से दिखाया जाता है, m1 m2 अपान क्या, r²। सबको पता है। तो इस g की वैल्यू कितनी होती है, इस g को हम लोग सबसे पहले कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और इस g की वैल्यू होती 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर। ये पूछा जाता है, याद रखना आप लोग, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक, kg मतलब किग्रा स्क्वायर। और इसकी वैल्यू को निकाला था हेनरी कैवेंडिश ने। कभी कभी ये भी पूछ लेते कि कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के मान को किसने निकाला था, किसने निकाला था, आप लोग बताएंगे। हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था, हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था। कैसे निकालना है, अगर इसको देखना तो हमारा लेक्चर क्लास 9th के वीडियो में पढ़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप लोग जाकर विधिवत देख सकते हैं कि कैसे कैसे हुआ। ठीक, तो कितना होता है 6.67 × 10⁻11। अच्छा, न्यूटन की इसमें एक अलग संकल्पना है। संकल्पना कैसे कि इस यूनिवर्स में कुछ मूल बल पाए जाते हैं, और वो मूल बल कौन कौन से होते हैं इनके आधार पे बताए। मूल बल मतलब जो फंडामेंटल फोर्स होते हैं, और उन फंडामेंटल फोर्स को हम लोग अब बताए थे कितने भागों में बांटते हैं, 4। कौन कौन सा होता है, एक तो यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा। दूसरा क्या, पहला फोर्स क्या होता है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, जो मैंने बताया था कि 2 प्रोटॉनों के बीच लगता था। आप लोगों ने देखा था कितना होता था, जब उनकी बीच की दूरी कितनी होती थी, 1 फर्मी होती थी, तो उनके बीच स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स काम करता था, जो आकृति प्रवृत्ति का होता था, जबकि सेम चार्ज थे ना। फिर इसके बाद दूसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है, इनके बीच जो बल लगता है, ये किसके कारण लगता है, इनके बीच ग्लूऑन के कारण लगता है। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, इनके बीच जो फोर्स लगता है वो किसके कारण, फोटॉन के कारण। इसके बाद तीसरा हमने क्या देखा, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसमें कौन सा किसके कारण लगता है, फोटॉन के कारण। ठीक है, किसके कारण लगता है, तो पहले हम फंडामेंटल फोर्स देख लेते हैं।
उनकी कहानी उसी के आधार पे बताया था कि इनके बीच भी जो तरंगे निकलती वो ग्रेविटॉन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो देखो फंडामेंटल फोर्स कितने होते हैं, जो हम फंडामेंटल फोर्स कहते हैं, जिनको फंडामेंटल फोर्स है। तो देखो फंडामेंटल फोर्स को हमने 4 भागों में बांटा। पहला हमारा क्या होता है? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है। क्या होता है? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है। दूसरा हमारा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। क्या होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। क्या होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा हम लोग होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। चौथा हम लोग क्या पढ़ते हैं? चौथा ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे, जो अभी मैंने बताया। चौथा कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो देखो हमको 3 का मान पता है। पहला जो हमारा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये किसके आधार पे डिपेंड करता है? इनके बीच जो बल लगता है वो किसके कारण होता है? ग्लूऑन के कारण होता है। इसको क्या पढ़ते हैं? ग्लूऑन। उसके बाद जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो ये छोटे छोटे पैकेट में चलता है और इनके बीच जो बल लगता है वो किसके कारण होता है? फोटान के कारण होता है। किसके कारण? फोटान के कारण होता है। और जो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये किस पर काम करता है? जेड बोसान, डब्ल्यू बोसान, ये 2 होते हैं। इनको अभी इतना पढ़ना भी नहीं तुम लोग को। बोसान, अच्छा बोसान याद रखना। हम लोग के बहुत सम्मान की बात है, ये किस पर लिया गया है? सत्येंद्र नाथ बोस, जो एक भारतीय वैज्ञानिक थे। और ये ऐसे भारतीय वैज्ञानिक थे कि इन्होंने किसी देश की नागरिकता भी नहीं ली। और भारत के बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिनको विदेश अमेरिकी नागरिकता ले ली, अन्य देशों की नागरिकता ले ली और उनको नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने बताया था कि ये फंडामेंटल फोर्स जो कण होता है, बोसान कण, उसके कारण जो बल लगता है, कौन सा बल होता है? बोसान बल। और इसके आधार पे करीब 12 से 15 लोगों को, मतलब इनके आधार, इस थ्योरी के आधार पे 12-15 लोगों ने काम किया और उनको नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन सत्येंद्र नाथ बोस को कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन इनकी थ्योरी पे काम करने वाले लोग नोबेल प्राइज पा चुके। अब जो भी कारण रहे वो अलग है मसला, लेकिन मिला। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके कारण लगता है? फोटान के कारण लगता है। हम इस पे विशेष चर्चा करेंगे फिर। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स इन तीनों फोर्स से वीक होता है। ठीक है, उस दिन मैंने रिलेशन बताया था, एक चीज छूट गई थी उसमें, बताते समय मैंने शायद कुछ अलग लिख दिया था, उसको भी हम कराए दे रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें कौन सा कण काम करता है इसके बारे में कभी नहीं पता। तो न्यूटन भाई साहब भी नहीं बता पाए थे। फिर आधुनिक भौतिकी के पापा जो मतलब आइंस्टाइन थे, उन्होंने बताया कि इसके लिए एक अलग कोई तरंग होनी चाहिए जिसको हम लोग ग्रेविटॉन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ फोटान तरंगे होती, बोसान तरंगे होती, ग्लूऑन तरंगे होती। हमने पढ़ा कि कोई भी कण किससे, कोई भी तत्व किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और हमारा परमाणु किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। हमने देखा था कि न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। फिर इनके बाद इनके अंदर भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जिनको क्वार्क कहते हैं। क्वार्क में क्या पाया जाता है? मेसान वगैरह पाया जाता है। इनके बारे में जब क्वांटम फिजिक्स की थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे इस पे, तब बताया जाएगा। आपको रोचक लगेगा और मजेदार भी लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक ही पढ़ते हैं। उसके अंदर के भाग को हम जब क्वार्क को बताएंगे, थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स का जो हिस्सा है, तो आपको और मजा आएगी। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए उन्होंने, आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटॉन तरंगे होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? ग्रेविटॉन तरंगे होनी चाहिए। इनके विषय में खोज जारी है। आपको अगर नोबेल पुरस्कार लेना है तो इन पे रिसर्च कर सकते हैं, और इनको अगर आप इनकी वैल्यू बता दें तो आपको बहुत सारा मिल सकता है। लेकिन हालांकि बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इनके लिए सबको पता है, ये मैग्नेटिक फोर्स को निकालने के लिए हम लोग चार्ज को रख लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स को निकालने के लिए ना, मैग्नेटिक फोर्स के लिए करंट प्रवाहित करा के मेजर कर लेते हैं। लेकिन इनको निकालना आसान नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत वीक फोर्स होता है। 1 किलोग्राम का द्रव्यमान का जब बल पिंड रखते थे तो उनके बीच आकर्षण कितना लगता था? 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन, है ना, जितना भी लगता है। लेकिन ये इतना छोटा, इसलिए असंभव टाइप का है, लेकिन अभी भी इस पे खोज जारी है। तो उस दिन मैंने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इस फोर्स से स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कितना ज्यादा होता है? अगर हम इसको 1 माने तो ये 10⁻36 होता है। और इससे ये वाला 10⁻13 गुना मजबूत होता है, तो इसको हमने बताया था 10⁻25 होता है। और ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से ये कितना होता है? ये 38 है ना। इससे ये 100 गुना जो है
स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इससे 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अगर ये 38 होगा तो ये 36 होगा, ठीक, और ये सबसे कम है। तो इसके आधार पे हम लोग देख सकते हैं, ये मैंने बताया भी था और ये आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि कितने फोर्स पे काम करता है ये एकदम आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम दे देते हैं, फिर आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।